हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स के बारे में। फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डू एसिड एंड बेसिस हैव समथिंग इन कॉमन। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि एसिड और बेसिस में जब वाटर को ऐड करते हैं दैट इज डाइल्यूशन पे क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2। सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कम स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने लिटमस पेपर से पता लगाया था कि अगर कोई भी दो अननोन सोल्यूशन है हमारे पास, तो उससे हम लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं कि अगर लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट होता है तो वो एक एसिडिक सोल्यूशन है, ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है तो वो एक बेसिक सोल्यूशन है। बट अगर इन केस हमारे पास दोनों ही सोल्यूशन एसिडिक हैं और हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सो उस केस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पीएच स्केल की। सो जो आपको ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है जिसमें 0 से 14 तक नंबरिंग है, दिस इज आर पीएच स्केल। ठीक है, सो ये पीएच स्केल से हम कैसे पता लगाते हैं। देखो, पीएच स्केल में 0 से 14 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो और जो ये 7 होता है मिड में बिल्कुल, इस पे होता है न्यूट्रल। 7 पीएच पे, व्हेन पीएच इज इक्वल्स टू 7, तो जो हमारा सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। उसके बाद जितना हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड मोर एसिडिक होता जाएगा। मीन्स कि 0 से लेके 7 तक, मीन्स पीएच लेस देन 7, ये वाले सब्सटेंसेस, ये वाले कंपाउंड्स हमारे एसिडिक होंगे। ठीक है, उसके बाद पीएच जब ग्रेटर देन 7 होगी, ये वाले हमारे सब्सटेंसेस सारे बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, सो अब ये सारे इसके बीच में किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो सारे बेसिक हो गए। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा कम स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसमें देखो, बेसिस के केस में जितना ज़्यादा हम कॉर्नर पे जाएंगे ना, राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर पे, तो जिस भी अगर सब्सटेंस की पीएच 14 के नियर बाय मिली, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा जितना ज़्यादा हम राइट हैंड साइड पे मीन्स कॉर्नर पे जाएंगे। 8 वाला जो है ये बहुत ही लेस बेसिक का होगा, नेचर का होगा। ठीक है, 14 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। अगर एसिडिक की बात करें तो जितना ज़्यादा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगी, यहाँ पे 0 के आसपास, 0 से 1 2 के आसपास, ये वाले कंपाउंड्स मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर के होंगे। ठीक है, सो पीएच स्केल से हम पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड का पीएच 0 to 1 या 2 इतना है तो वो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, रेदर देन अगर किसी का पीएच 5 या 6 के अप्रॉक्स है। तो एसिड दोनों होंगे बट स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका बहुत ही लेस पीएच होगा, और जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा वो कंपाउंड बेसिक बनता चला जाएगा। ठीक है, सो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, सपोज कि आपको दो कंपाउंड दे दिए, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। ठीक है, फिर उन्होंने बोल दिया कि इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 है और इसका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, ऐसे उन्होंने हमें बोल दिया। अब हमें बताना है कि व्हाट इज कंपाउंड ए एंड व्हाट इज कंपाउंड बी, तो हमें ये डिफाइन करना है। सो आप पीएच रेंज से अब इजीली देख के बता सकते हो कि लेस देन 7 है तो कंपाउंड ए मस्ट बी एसिडिक इन नेचर एंड कंपाउंड बी मस्ट बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये आप बहुत इजीली बता सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वी कम्स टू पीएच इन आर एवरीडे लाइफ। सो एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या रोल होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ पीएच इन आर एवरीडे लाइफ। सो फर्स्ट पॉइंट इज एसिड रेन। सो अगर आपको पता होगा एसिड रेन क्या होती है, देखो जब बहुत टाइम के बाद जब बारिश होती है, रेन होती है, तो इसलिए आपको बोला जाता है कि उसमें आपको नहाना नहीं चाहिए। किस लिए नहीं नहाना चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम के बाद जब रेन आती है तो जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, तो जो पोल्यूशन होता है, किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज निकलती है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये इस टाइप की गैसेज जो हैं वो लाइट होती हैं एयर से, तो वो ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, तो ऊपर वो एटमॉस्फेयर में
वहीं रिवॉल्व कर रही होती है, वहीं पे होती हैं। तो जब रेन आती है तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। फिर जब वो बारिश आती है तो वो स्लाइटली जो वाटर है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, मीन्स उसका पीएच 5 रेंज तक हो जाता है, और वो रेन इसलिए एसिडिक बोली जाती है। इसलिए हमें उस रेन में कभी भी नहाना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे हमारी स्किन पे प्रॉब्लम हो सकता है, हार्म हो सकता है, ठीक है। सो वो वाली रेन होती है हमारी एसिड रेन, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर आपको पता होगा कि हमारा जो स्टमक होता है वो एक एसिड सिक्रीट करता है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सिक्रीट करता है। जैसे ही हम फूड कंज्यूम करते हैं और वो स्टमक में जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है सॉरी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है। सो वो पेप्सिन सिक्रीट करता है HCl को, ताकि जो फूड है हमारा उसको डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद जो पेप्सिन ने HCl सिक्रीट किया, प्रोड्यूस किया, तो अब जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं वो भी इफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। अगर HCl है तो वो उसको डैमेज कर सकता है स्टमक को, अंदर से एसिड है ना एक HCl। तो इसलिए एक और एंजाइम होता है म्यूकस। सो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है स्टमक के अंदर जब एसिड सिक्रीट होता है। पेप्सिन जब HCl छोड़ता है तो वो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। तो अब उसके बाद कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है, पेप्सिन बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट कर देता है, तो उस केस में होती है एसिडिटी। तो उस एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, देखो, एंट एसिड्स मीन, एंट मीन्स एंटी, सो जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सके, एंटी एसिड, तो एक तरीके से बेस ही हो गया। सो उस केस में हम लेते हैं बेसिस, और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए उनको हम बोलते हैं एंटासिड्स। तो एक सबसे ज़्यादा फेमस एंटासिड जो हम ले सकते हैं दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक एंटासिड होता है, माइल्ड बेस होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी आपको नहीं लेना, बिकॉज अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगे तो आपका जो स्टमक है वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा, क्योंकि होना चाहिए स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। तो हम माइल्ड बेस ही लेते हैं ताकि जो सिर्फ एक्स्ट्रा एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो सके, स्टमक का पीएच जो है वो बेसिक ना बन जाए, ठीक है। तो ये एक माइल्ड बेस होता है एंड इट इज़ यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट वी कम्स टू पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। देखो, जो हमारे टूथ में डीके हो जाता है तो वो कैसे होता है, जैसे हम कुछ भी शुगर या फिर कुछ मीठा खाते हैं तो उसके बाद जो बैक्टीरिया हमारे टूथ के अंदर होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं, और शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए वो एक एसिड को सिक्रीट करते हैं। तो जब हमारे दांतों में बहुत सारा मीठा रह जाता है, अगर हम ब्रश नहीं करते और वो दांतों के अंदर ही है, तो उससे जब बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जो माउथ का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और एसिडिक होने की वजह से जो टूथ होता है, मीन्स जो वाइट वाइट पार्ट होता है आपके टिथ का, जिसको इनामेल बोलते हैं, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। तो वो एसिड की प्रेजेंस में करोड़ होना स्टार्ट कर देता है आपका टिथ, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करोड़ होके फिर आपका टूथ डीके हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। सो ये रीज़न होता है कि पीएच अगर चेंज हो रहा है, माउथ का पीएच एसिडिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से टूथ डीके होता है। तो इससे भी रिलीफ लेने के लिए हम टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट का नेचर होता है बेसिक इन नेचर, तो वो स्लाइटली बेसिक होते हैं और वो माउथ के पीएच को वापस से बेसिक बना देते हैं, मीन्स न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वापस से न्यूट्रल बना देते हैं, जिसकी वजह से जो टूथ डीके है वो प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज NaCl, जो आप डेली कंज्यूम करते हो अपनी डाइट में, फूड में, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कैसे है, सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सो मेनी सब्सटेंसेस। तो इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके हम बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं, जिसमें से वन ऑफ देम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बनाते हैं, NaCl से। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होता क्या है, देखो, इसमें हम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, ब्राइन, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl।
तो इसको हम ब्राइन बोलते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसके बाद जो सोडियम क्लोराइड है वो डिसोसिएट हो जाता है NaOH में, Cl2 में एंड H2 में। इन सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज NaOH आपको पता है एक बेस होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एल्कली लिखा। क्लोर हमने लिखा है क्लोरीन के लिए, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कलीज क्या होते हैं, अगर आपको याद हो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, एल्कलीज आर बेसिस ओनली, बेसिस ही होते हैं, बट द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। और NaOH जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। NaOH आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, वो पैलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर आप NaOH की बोतल लेने जाओगे तो पैलेट्स की फॉर्म में होता है, ऐसे आपको NaOH की पैलेट्स मिलेंगी गोल गोल, ठीक है, टैबलेट भी नहीं बोल सकते, मीन्स टैबलेट को अगर आप प्रेस कर दो तो उस टाइप से NaOH पैलेट्स फॉर्म में होता है, ठीक है। सो NaOH के लिए हमने एल्कली बोला, क्लोरीन के लिए हमने क्लोर बोला, सो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अब होता क्या है, NaCl प्लस H2O गिव्स अस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। तो अब जो क्लोरीन गैस है ना, ये गिवन ऑफ होती है एनोड पे। एनोड पे हमारे पास क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है एंड कैथोड पे हमारे पास H2 गैस निकलती है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। ऐसे अगर हम कोई भी एक कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी और उनको हमने सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये अगर सपोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव वाली होती है हमारी कैथोड, ठीक है। सो अब एनोड पे देखो किसकी फॉर्मेशन होएगी, Cl2 यहाँ पे निकलेगी और यहाँ पे H2 गैस निकलेगी इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में वो प्रेजेंट है। तो ऐसे होता है, तो जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ना, तो यहाँ पे NaOH की फॉर्मेशन आपको कैथोड के नियर बाय देखने को मिलेगी, ठीक है। कैथोड के पास NaOH डिपॉजिट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकले हैं NaOH, Cl2 एंड H2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके यूजेस देख लेते हैं पहले। सो H2 का यूज़ क्या हो सकता है, H2 इज यूज्ड इन फ्यूल्स, मार्जरीन्स, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। देखो अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में क्या होता है, अमोनिया आपको पता होगा, अमोनिया होता है NH3, ठीक है। सो NH3 अब कैसे फॉर्म होता है, N2 प्लस H2 से हमें अमोनिया मिलता है, और ये अमोनिया जो है ये फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। तो H2 गैस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह एक्ट करता है अमोनिया बनाने के लिए, एंड अमोनिया इज फॉर द यूज फॉर फर्टिलाइजर। तो इसलिए अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर इसका एक इंपॉर्टेंट यूज हो जाएगा। फ्यूल्स में हम H2 को यूज़ कर सकते हैं, जैसे H2 सेल्स होते हैं उनमें हम H2 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वाटर सपोज कोई भी डर्टी वाटर है या फिर पोल्यूटेड वाटर है, तो उसमें हम क्लोरीन डाल के, जैसे वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होते हैं तो उसमें क्लोरीन का यूज़ करके वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन डाला जाता है, वैसे थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है वो, बट वो डाला जाता है ताकि वाटर को क्लीन कर सके, क्योंकि वो रिएक्शन होकर फिर वाटर क्लीन हो जाता है वापस से। तो स्विमिंग पूल में यूज़ होता है। PVCs जो होती है उनको बनाने में यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट्स होता है, CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज NaOH। सो NaOH का एक इंपॉर्टेंट यूज़ हमने कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो NaOH वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तरह एक्ट करता है। डिग्रीसिंग मेटल्स में भी NaOH का यूज़ होता है, पेपर मेकिंग में भी NaOH का यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी NaOH का हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी बात थी हमारी क्लोर एल्कली प्रोसेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की फ्रॉम कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम बना सकते हैं दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी हम NaCl से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। So the next important compound is bleaching powder. So bleaching powder का chemical formula होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो, बट वैसे बहुत ईजी है, CaOCl2। तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ये बनता कैसे है, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ये कौन सी क्लोरीन है, जो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिली थी। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस को हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है एंड वाटर मिलता है, ठीक है। तो अब जो ये ब्लीचिंग पाउडर हमने बनाया है, तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है सबसे फर्स्ट इज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन के फैब्रिक्स और लिनन के फैब्रिक्स, इनको ब्लीच करने के लिए इसका मेजर रोल होता है, मींस उनका कलर फेड करने के लिए। नेक्स्ट इन वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प का कलर लाइट करने के लिए, बिल्कुल वाइट बनाने के लिए उसको। देन फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स। सेकेंड यूज इज फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स को किल करने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसमें मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी। तो जो बेकिंग सोडा होता है ये मेनली यूज होता है कुकिंग पर्पजेज के लिए, ठीक है। जैसे फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ाज, मीन्स किसी भी चीज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें थोड़ा, और कई बार कुकिंग को फास्टर करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब बेकिंग सोडा जो है वो कैसे फॉर्म होता है उसको देखते हैं। तो बेकिंग सोडा फॉर्म होता है, जो NaCl है उसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे पहले, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन मीन्स उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो NaCl प्लस वाटर प्लस हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे एंड अमोनिया। इन सब की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो हमें अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा मिलेगा, ठीक है। फिर हम बेकिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे। सो कुकिंग करते टाइम हीट होगा बेकिंग सोडा, और हीटिंग पे हमें क्या मिलेगा, हीटिंग करने पे बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, आप इसको बोल सकते हो, और आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ओनली कार्बोनेट। अगर बाई आता है या हाइड्रोजन आता है तो वो NaHCO3 होता है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया कि बेकिंग सोडा को हम कैसे बनाते हैं। अब इसके यूजेस कौन से होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट इसका यूज रहता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब हम बेकिंग सोडा को रिएक्ट करवाते हैं माइल्ड एडिबल एसिड की प्रेजेंस में, और वो माइल्ड एडिबल एसिड जो होता है वो टार्टरिक एसिड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो एक बार इसके यूजेस देख लेते हैं। सो अब हमारे पास हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो फर्स्ट यूज इज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, उसको हम टार्टरिक एसिड जो एक माइल्ड एडिबल एसिड है उसके साथ उसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट दैट इज हमें बेकिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। और जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ब्रेड्स में, केक्स में उनको सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटासिड। सो एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड हमने पढ़ा था कि एंट एसिड्स जो है वो रिलीव कराते हैं फ्रॉम एसिडिटी, ठीक है। सो जब स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिक सिक्रीट हो जाता है, एसिडिक pH हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, माइल्ड बेस लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसकी तरह भी हम इसको ले सकते हैं। थर्ड यूज इज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10 वाटर के मोलिक्यूल्स को ऐड करते हैं उससे हमें Na2CO3.10H2O इसकी फॉर्मेशन होती है, और यही हमारा जो है वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। और ये सोडियम कार्बोनेट हमें कहाँ से मिला है, बेकिंग सोडा को जब हमने हीट किया था तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला था, ठीक है, वही वाला है ये।
उसके बाद अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। वॉशिंग सोडा है तो पक्का वॉशिंग में तो इसका यूज होगा ऑब्वियसली। सो फर्स्ट इज इन ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री। पेपर एंड सोप इंडस्ट्री में भी इसका यूज हो सकता है, ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है बनाने के लिए। सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, एग्जाम्पल बोरेक्स। बोरेक्स बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का जो है वो यूज होता है। उसके बाद है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, सो ऑब्वियसली ये वॉशिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए तो इसका यूज होगा ही। फोर्थ इज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये इसका बहुत ही मेन यूज है कि ये इससे हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि हार्ड वाटर कौन सा होता है एंड सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है। हमने चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा था जब मिसाइल फॉर्मेशन पढ़ी थी कि जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होते, सॉफ्ट वाटर में सिर्फ इफेक्टिव होते हैं। डिटर्जेंट्स हार्ड में भी एंड सॉफ्ट में भी, दोनों में इफेक्टिव होता है। सो हार्ड हमारे पास कौन सा होता है, हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। सॉफ्ट वाटर होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, सो वॉशिंग सोडा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस करने से पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कि किसी भी सॉल्ट में, किसी भी सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो है वो .5H2O में प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है। सो इसमें जो ये .5H2O है, सो इट मीन्स कि हर एक कॉपर का जो मॉलिक्यूल है, कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूल है, कॉपर सल्फेट का एवरी मॉलिक्यूल जो है वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है और ये कंप्लीट ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाटर के मॉलिक्यूल से बाउंडेड है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये वेट नहीं होता है, ड्राई कंपाउंड होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सारे कंपाउंड जो है वो ड्राई होते हैं। .5H2O का मतलब होता है कि 5 वाटर के मॉलिक्यूल इससे बाउंडेड हैं, फिक्स्ड हैं, अटैच्ड हैं इससे, ठीक है, इन ड्राई फॉर्म। सो अगर मैं अब कॉपर सल्फेट .5H2O को अगर मैं हीट करूंगी ना, तो इसका .5H2O रिमूव हो जाएगा एंड ये CuSO4 बन जाएगा, .5H2O अलग से निकल जाएगा। सो अब इसका जो कलर होता है ना, इस कंपाउंड का, इसका कलर होता है ब्लू। ये ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा सा शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं इस कंपाउंड को, बिकॉज इसका ब्लू कलर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। तो जब मैं इसको हीट करूंगी ना, तो जो वाटर है वो रिमूव हो गया, और वाटर के रिमूव होते ही ये कंपाउंड जो है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सोल्ट। तो जो इसका ब्लू कलर आता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही आता है। ओनली कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो होता है वाइट। सो ये टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। जैसे हमने वॉशिंग सोडा में पढ़ा था Na2CO3.10H2O, सो उसके साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। एक Na2CO3 के मॉलिक्यूल 10 वाटर के मॉलिक्यूल से बाउंडेड हैं, सराउंडेड हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम्स टू पीओपी। पीओपी स्टैंड्स फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको क्यों बोलते हैं, मे बी पेरिस में सबसे पहले फाउंड हुआ होगा। सो अब पीओपी दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। पीओपी ये वही वाली पीओपी है जो घरों में होती है, ऊपर डिजाइनिंग बनाते हैं, जो सीलिंग्स में उसमें यूज होती है। और जो डॉक्टर्स, जब आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सही करने के लिए जो प्लास्टर लगाते हैं ना, उसमें भी वो कॉटन से पहले उसको कवर करके आपको जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है और ऊपर से उसको वाइट मीन्स पीओपी से कवर कर देते हैं, बिकॉज फिर वो सॉलिड होने के बाद वो हिलता नहीं है, आपका हैंड मूव नहीं करेगा और राइट पोजीशन पे आपका फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो अभी इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सो पीओपी की फॉर्मेशन देखो, एक कंपाउंड होता है जिप्सम, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये बहुत ही हार्ड सॉलिड मास होता है, ठीक है। तो इसको जब हम हीट करते हैं ना, आई थिंक 373 केल्विन पे, या पता नहीं कुछ ऐसा ही टेम्परेचर था, इतने टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा पीओपी में एंड 1.5H2O में। सो ये कंपाउंड बन जाएगा CaSO4.12H2O एंड 1.5H2O जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है।
पीओपी से हम वापस से जिप्सम भी बना सकते हैं और पीओपी भी जिप्सम से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके यूजेस वही हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्लास्टर करने में फ्रैक्चर्ड बोन्स को। टॉयज़ भी हम इससे बना सकते हैं, स्टैचूज़ बना सकते हैं बहुत सारे पीओपी की मदद से, डेकोरेशन में यूज़ हो सकता है। एंड स्मूथ सरफेस, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है तो इसको हम स्मूथ सरफेस के लिए भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। सारा थ्योरी सब कुछ इसमें कवर हो गया है। और इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं वो मैंने डिस्कस करे हैं, तो वो वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हो बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।